तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से, वहाँ की पुलिसिंग से, वहाँ के वीआईपी से और फिल्म नगरी से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ मैं आपको सुनाता आ रहा हूँ। और आज मैं थोड़ा सा हट के किस्सा सुना रहा हूँ उस शख्स का जो 1983 बैच का पुलिस ऑफिसर था। 1983 बैच जो है वो मुंबई में बहुत मशहूर है, क्योंकि उस समय के भर्ती हुए सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर में से काफ़ी सारे लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने लगे। ये वो बैच था 1983 का जिसमें प्रदीप शर्मा, जिसमें प्रफुल्ल भोसले, जिसमें अरुण बरूड़े, एक किस्म के सारे ऑफिसर, विजय सलास्कर, अरविंद्र आंग्रे, बस जितने भी बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं ये सब के सब 1983 बैच के थे। उसके पहले जब ये लोग नासिक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे, इनको ट्रेनिंग देने वाला था अरविंद इनामदार। बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का, आला किस्म का, ऑनेस्ट, डिसिप्लिनेरियन और बड़ा जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव स्किल वाला ऑफिसर था। बहुत नाम कमाया, क्राइम ब्रांच में बहुत साल निकाले। तो ये सब के सब बच्चे, और कुछ समय वहाँ पे अमरजीत सिंह सामरा भी उस ट्रेनिंग के दौरान थे। अमरजीत सिंह सामरा अपने आप में बहुत बड़े एक नेशनली रिप्यूटेड आईपीएस ऑफिसर थे। तो अमरजीत सिंह सामरा और अरविंद इनामदार के ट्रेन किए हुए लोग जिन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पीएसआई का जो रैंक होता है उसकी, वो लेके ऑफिसर पूरे राज्य में उनकी पोस्टिंग होती है। उसमें से जो लोग मुंबई में जिनकी पोस्टिंग हुई, उनमें से जो मैंने नाम लिए हैं, इन लोगों ने ओवर द ईयर्स बहुत नाम कमाया, क्योंकि एक तरीके से 1983 बैच को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बैच भी कहा जाने लगा। तो ये इनकी एक बैकग्राउंड थी। और इनमें से बदकिस्मती इस बात की है कि तकरीबन 15 साल बहुत अच्छा काम करने के बाद एक एक करके सबके सब इंस्पेक्टर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाले किसी ना किसी केस में अटकते रहे, और जितना नाम कमाया था उतनी ही शायद बदनामी काफ़ी लोगों के पल्ले पड़ी। सबसे पहले आपको याद होगा ख्वाजा यूनुस केस हुआ, जिसमें प्रदीप शर्मा का नाम आया। सचिन वाजे जो इनसे जूनियर था, दया नायक और सचिन वाजे ये जूनियर थे, लेकिन उस केस में वो भी था। प्रफुल्ल भोसले था, अरुण बरूड़े था। ये चारों के चारों लोग, प्रफुल्ल भोसले को छोड़ के बाकी सब लोग जो हैं वो उनको बहुत नमोशी का मौका देखना पड़ा उस केस की वजह से। उसके बाद लखन भैया मर्डर केस में, उसमें फिर प्रदीप शर्मा को तकलीफ में आना पड़ा। और उसी तरह अरुण बरूड़े भी एक ऑफिसर इनके साथ था, जिसका किस्सा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। शायद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के या मुंबई पुलिस के उस समय के पुलिस ऑफिसर में से एक वाहिद शख्स, अकेला शख्स ऐसा था जिसको रेलवे के इंजन के आगे आके अपनी जान देनी पड़ी, खुदकशी की। मुंबई में अब कहीं भी पुलिस वाले खुदकशी बहुत कम करते हैं, कि उनको पता होता है कि अगर उन्होंने कोई गलती भी की है तो उसको कानूनी तौर पे उस गलती को कैसे सुधारना है, कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। टिकड़बाजी भी होती है इनकी पॉलिटिशियंस के साथ, कैसे वापस नौकरी पे आना है, लेकिन खुदकशी करने की नौबत पे बहुत कम लोग जाते हैं। अरुण बरूड़े उस किस्म का एक शख्स था। अब आपको हैरानी होगी कि उसने खुदकशी क्यों की। अरुण बरूड़े बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेशन स्किल वाला ऑफिसर था। अंडरवर्ल्ड के लोग उससे डरते थे। जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी, चोर, उचक्के, रॉबर, लूट मार करने वाले, चीटर्स, इस किस्म के लोग वो एरिया छोड़ के भाग जाते थे। इतना अच्छा काम करता था वो। मतलब जो बहुत नटोरियस बैग स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन का जो एरिया था,
यहाँ पे जो बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है होलसेल मार्केट्स का, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के नज़दीक भी है। वहाँ के नज़दीक जीटी हॉस्पिटल भी है, मेट्रो सिनेमा है, और पूरी बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट्स, कपड़े की, दवाइयों की, प्रिंसेस स्ट्रीट, लोखंड की, रेडीमेड गारमेंट्स की, सब उस एरिया में पड़ती हैं। तो वहाँ पे कहते हैं कि हर तीसरा आदमी जो बैग लेके चलता है उसके बैग में कम से कम 10 लाख रुपया होता है। ये कहावत बनी हुई है वहाँ पे। तो लूट मार के केस बहुत होते थे, बैग स्नैचिंग के केस, चेन स्नैचिंग के केस। तो इस किस्म के पुलिस स्टेशन में जब अरुण बोरुडे की पोस्टिंग होती है सीनियर इंस्पेक्टर, तो 3 महीने में वहाँ पे केसेस की जो रिपोर्ट होती थी वो 5% भी नहीं रही थी। तो इतना अच्छा उस आदमी का पुलिसिंग का सिस्टम था। इसी तरह जहाँ जहाँ भी उसकी पोस्टिंग रही है, उस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत नाम कमाया। उसके अलावा जो बाकी अपने बैचमेट्स के साथ जो अंडरवर्ल्ड के साथ उस आदमी ने 85 से लेके 2000 तक 2005 तक जो जितने एनकाउंटर्स हुए, जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई, हर इम्पॉर्टेंट केस में तकरीबन अरुण बोरुडे हर इम्पॉर्टेंट केस में शामिल होता था। मतलब इतनी उसकी स्किल की उसके जूनियर्स भी और सीनियर्स भी कदर करते थे। अब फिर आप पूछोगे कि इस किस्म के आदमी को खुदकशी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कहते हैं कि हर बड़ा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी कोई ऐसी गलती करता है जिसको छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली जब नाम होता है, आपको रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे डरने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लालच की लालसा पैदा होती है। बहुत लोगों ने उसको रेगुलर पैसा देना शुरू कर दिया। 3-3 4-4 गाड़ियाँ उसने रख ली, जिसमें एक बहुत महंगी गाड़ी पजेरो भी उसने खरीद के रख ली। अब आप एक इंस्पेक्टर की सैलरी लेते हुए 50-60-70 हज़ार सैलरी होती है, आप 35-40 लाख की गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन में जा रहे हो तो नज़रों में तो आओगे। फिर आपने एक ही बिल्डिंग में अंधेरी ईस्ट की एमरल्ड अपार्टमेंट्स में आप 3-3 घर ले लेते हो, फिर लोगों की नज़र में आओगे। और वहाँ पे भी एक घर जो आपने अपने बीवी के नाम से अपने नाम पे करवाया, उसमें कुछ सोसाइटी की हेरा फेरी हुई। एक आदमी उनमें से कोर्ट चला जाता है कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि बोरुडे ने एक फ्लैट फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्जरी करके अपने नाम पे करवाया है। तो इस किस्म की एलिगेशंस लगनी शुरू हो गई। कुछ बिजनेसमैन, कुछ बिल्डर्स, कुछ ट्रेडर्स, उन्होंने एलिगेशन लगानी शुरू की कि ये आदमी हमसे पैसा एक्सटॉर्ट कर रहा है, पैसा मांग रहा है। ये तो एलिगेशन थी, लेकिन केस साबित कोई नहीं हुआ। लेकिन केस वो था जिसमें से निकलने का रास्ता अरुण बोरुडे को नहीं मिला। वो केस था सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का, रेप का केस। वो बहुत अजीब केस है। एक मुंबई में इलाका है, पवई इलाका उसको बोलते हैं, बहुत पॉश एरिया बन गया आजकल। एक ज़माने में मिडिल क्लास एरिया हुआ करता था। एक पवई लेक है वहाँ पे, उसके नाम से इसका नाम पवई एरिया पड़ा। महाराष्ट्र का उस ज़माने का सबसे बड़ा बिल्डर निरंजन हीरा नंदानी ने वो पूरा एरिया डेवलप किया। उसी की एक बेटे के साथ अक्षय कुमार की बहन की शादी भी पिछले दिनों हुई, आपने अखबार में पढ़ा होगा। वही हीरा नंदानी फैमिली है। तो उस फैमिली के इतना बढ़िया पॉश एरिया डेवलप करने के बाद बहुत से जो साथ में जुड़े हुए बिजनेस होते हैं वो वहाँ पे होने शुरू हो गए, जिनमें 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, जुआ खाने, शराब खाने, बार, ये सब वहाँ पे शुरू हो गया। उसी इलाके में एक छोटा सा एरिया है फिल्टरवाड़ा। फिल्टरवाड़ा जो किसी सबकी नाम, उसका नाम है फिल्टर, फर्स्ट नाम आते फिल्टरपाड़ा, PADA, फिल्टरपाड़ा। तो फिल्टरपाड़ा में एक गरीब खानदान रहता था जिसकी औरतें दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उस घर की एक पड़ोसन थी शांताबाई गायकवाड़। वो बहुत हाई लेवल पे पिंपिंग किया करती थी, लड़कियां सप्लाई किया करती थी।
उसका कहीं वास्ता अरुण बरूड़े के साथ पड़ जाता है। और उस औरत के साथ जो गरीब खानदान था जिसकी मैं बात करता हूँ, उनके घर में एक 15 साल की लड़की थी जिसको शांताबाई गायकवाड़ कभी कभी अपने साथ ले जाती थी कि मैं इसको जो लोगों के घरों में काम कैसे करना है, हाउस होल्ड वर्क को हैंडल कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, तो सब उसको सिखाने के बहाने कि इसको मैं ट्रेन करती हूँ, उसके बाद इसको किसी अच्छे घर में नौकरी दिलवा दूँगी, मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। तो उस शांताबाई गायकवाड़ ने उस लड़की को कई लोगों के सामने उनके पास लेके गई और उनसे वो जो सेक्सुअल फेवर देने के लिए पैसा खुद रख लेती थी, लड़की को 100-200 रुपया दे के उसको घर भेज देना। तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कुछ महीनों के बाद जब उस लड़की का बिहेवियर चेंज हुआ तो उसकी जो बड़ी बहन थी उसको शक हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो उसको अपने माँ बाप को बिना बताए अपनी बहन को एक हॉस्पिटल में लेके जाती है चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास। वहाँ जाके पता लगता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी इतनी लेट स्टेज पे है कि उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अबॉर्शन होता तो लड़की के और बच्चे के मरने के आसार हो सकते थे। तो डॉक्टर्स ने कहा ये तो अभी डिलीवरी होनी पड़ेगी, इसका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब जब ऐसी हालत आ गई तो पूरे घर को मोहल्ले को पता चला। जब वो उसकी इंक्वायरीज होनी शुरू हुई तो लड़की ने कुछ लोगों के नाम लिए कि मैं सबको तो नहीं जानती, मुझे शांताबाई गायकवाड़ कहाँ कहाँ लेके जाती थी, लेकिन ये 4-5 नाम मुझे याद हैं जो लोग एक दूसरे को लेके बुलाया करते थे। उनमें से एक नाम था इंस्पेक्टर अरुण बरूड़े। उसमें 3 लोग और थे और उनके नाम भी लड़की ने बताए। तो बहुत बड़ा जब शोर शराबा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, लोगों में गुस्सा हुआ, मजारे हुए, धरने हुए, तो पुलिस को वो रेप केस पवई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करना पड़ा। रजिस्टर करने के बाद जो 3 शख्स, वो चौथा शख्स जो सिविलियन थे, चौथा शख्स इंस्पेक्टर अरुण बरूड़े और 5वीं वो शांताबाई गायकवाड़, इन सब के ऊपर FIR दर्ज हुई। 4 लोगों को पकड़ा गया और जो अरुण बरूड़े था वो फरार हो गया। फरवरी 2010 में उस लड़की जो रेप विक्टिम बनी, उसने एक बच्ची को जन्म दिया राजावाड़ी हॉस्पिटल में। तो उसकी इंक्वायरी के लिए उस बच्ची का जब DNA टेस्ट करवाया गया तो उसमें जो 4 जो आदमी थे, इनमें से एक आदमी का DNA उस लड़की के बच्ची के DNA के साथ मिला, जिससे ये प्रूव हुआ कि इन लोगों ने उस लड़की का रेप किया है। तो ये कहानी बढ़ती, पहले तो अरुण बरूड़े को ये लगा कि क्योंकि मेरा DNA मैच नहीं हुआ तो शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी थी, बहुत सेंसिटिव केस था, तो उस इंक्वायरी में अरुण बरूड़े गिरता चला गया। 4 लोग अरेस्ट हो चुके थे, ये वहाँ से फरार होता है। 8 महीने तक अरुण बरूड़े अपनी नौकरी से फरार, डिफरेंट कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशंस दी, लेकिन हर जगह पे उसकी बेल रिजेक्ट हुई। उसके बाद भी नहीं मिला। फिर पुलिस ने उसको डिसमिस किया नौकरी से। अब नौकरी से डिसमिस करने के बाद ही बिकेम एन ऑर्डिनरी सिटीज़न। उसको फिर पुलिस ढूंढने लगी, फिर भी किसी के हाथ नहीं आया। तो एक दिन 29 दिसंबर 2010 उस लड़की के पैदा होने के तकरीबन 10 महीने बाद एक दिन खबर आती है कि श्री रामपुर, एक छोटा सा टाउन है शिरडी के नज़दीक, तो वहाँ से नज़दीक एक रेलवे ट्रैक पे एक लाश पाई जाती है। जब लोकल लोग वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, शनाख्त होती है तो वो लाश अरुण बरूड़े की होती है। जो आई विटनेस थे वहाँ पे, उनका कहना है कि हमने देखा, उसके नीचे एक बस्ती है लोगों की रेलवे लाइन के पास, तो ये खुद भी बरूड़े जो है वो
अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। श्री रामपुर भी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसकी जो जहाँ पे जो साइट ऑफ एक्सीडेंट थी, वो इसके जो ओरिजिनल गांव है, जो इसका एंसेस्ट्रल गांव है, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और उस एरिया में इसके कुछ रिश्तेदार रहते थे दूर के, जिनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये आदमी बम्बई से भगौड़ा है, भागा हुआ है, पुलिस को इसको ढूंढ रही है, तो इसको उन्होंने शरण दी होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। हिमांशु राय उस समय क्राइम ब्रांच के इंचार्ज थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और वहाँ पे एक्सीडेंट साइट पे लोगों ने बताया कि 29 दिसंबर 2010 की शाम को ये आदमी रेलवे लाइन पे जब गाड़ी आ रही थी, तो हमने इसको रेलवे लाइन पे लेटते हुए देखा। लेकिन उसके बाद गाड़ी जो ड्राइवर था, उसने दूर से उसको लगा कि कोई चीज़ ट्रैक पे है, उसने गाड़ी स्लो करने की कोशिश की। देखिए, जब आदमी ने मरना होता है, मौत आती है तो नहीं बचता, उसने गाड़ी स्लो करनी शुरू की। बरूड़े पुलिस वाला था, वो इतना तो उसको पता था गाड़ी स्लो हो रही है तो रुकेगी भी, मैं मर नहीं सकूंगा। तो वो ट्रैक से उठ के इस तरह पोज करता है जैसे वो जा रहा है, ट्रेन से दूर जा रहा है ट्रैक से। तो ड्राइवर ने फिर अपनी स्पीड अप कर ली कि आदमी को बैठा था चला गया। वो उसने स्पीड बढ़ाई, जैसे उस जगह पे गाड़ी आई, अरुण बुरीडे ने जो इंजन के पीछे वाली जो बॉगी होती है, दोनों के बीच में जो थोड़ा फर्क होता है, वहाँ पे आके उसने जंप करके अंदर छलांग लगा दी। लेकिन फिर भी अंदर ट्रैक पे नहीं गिरा, तो वो लगने से उसके सर पे चोट लगी, कंधों पे चोट लगी, और रीढ़ की हड्डी उसकी टूटी, जो पोस्टमास्टर से मालूम पड़ा बाद में। तो वो गाड़ी से टकरा के दूर जाके गिरा, और तभी तक वो उसमें सांस थी। गाड़ी तो निकल गई, लोगों ने उसको उठा के वहाँ पे नज़दीक एक हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया हॉस्पिटल में लाते हुए। तो ये उस पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी, जिसने पता नहीं कितने रेप के केस सॉल्व किए होंगे, कितने उसने सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सॉल्व किए होंगे, लेकिन जब उसके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा तो उसको बचाने का कोई रास्ता उसके सामने नहीं था। स्पॉट से उसका फ़ोन नहीं मिला। उसके जो रिश्तेदार वहाँ से आए थे, वो इसकी बॉडी के साथ इसका फ़ोन भी उठा के ले गए। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, इसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है, तो उसके रिश्तेदारों से ट्रेस हुआ दूसरे दिन। जब मोबाइल की जांच पड़ताल की गई, तो पता चला कि वो मरने के कुछ दिन पहले तक वो इस कोशिश में था कि शांताबाई गायकवाड़, वो औरत जो उसको लड़कियां सप्लाई करती थी, वो अपना बयान जो कोर्ट में होना है या पुलिस की स्टेटमेंट जो है उसको चेंज करे। 388 कॉल्स 15 दिन में बिटवीन शांताबाई गायकवाड़ और इंस्पेक्टर अरुण बरूड़े के बीच में हुई, जो पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड से पता चला। तो वो इस कोशिश में था एंड तक कि किसी तरह शांताबाई अपनी स्टेटमेंट बदल ले, मेरा नाम उसमें से निकाल दे, तो शायद मैं केस से बच सकता हूँ। लेकिन शायद वो बाद की बात शांताबाई नहीं मानी, क्या हुआ। और ये उसी दिन का वाक़या है, 29 दिसंबर 2010, जिस दिन मुंबई पुलिस ने 280 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। अब चार्जशीट फाइल हो गई, जब शांताबाई नहीं मानी और चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है, तो कहीं अरुण बरूड़े को लगा कि अब उसका कानून से बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो वहाँ पे उसने अपने सुसाइड करने के पहले कुछ घंटे पहले अपने भाई को फ़ोन किया था कि मैं ट्रेन के नीचे आके मरने जा रहा हूँ। ये बात भी उसके भाई ने बाद में पुलिस को बताई, और वो फ़ोन का रिकॉर्ड जो था उसके पास, जो मोबाइल कंपनी से लिया गया, उससे उसकी बात सही पाई गई। तो ये किस्सा था उस शख्स का जिसने इतने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया, एक अच्छे एलीट फोर्स में रहा, और एंड वो हुआ जो नॉर्मली एक पुलिस वाले का नहीं होता है। तो ये कहानी थी अरुण बरूड़े की। उसके मरने के बाद
और जिस शख्स ने इसकी कंप्लेन की थी, कोर्ट में केस किया था एमरल्ड अपार्टमेंट्स के फ्लैट का फॉर्जरी का, उसने हाई कोर्ट में अपना वो केस वापस लेने की एप्लीकेशन दी और उसने लिखा कि मेरा उसकी बीवी के साथ अरुण बरूड़े की बीवी के साथ मेरा कोई फैसला हो गया, हमारी कोई बातचीत हो गई है, तो मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा ये बहुत अजीब बात है, एक कंप्लेनेंट केस वापस ले रहा है, FIR ख़त्म करने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये केस तुम्हारा और अरुण बरूड़े का नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल केस नहीं था जो तुमने फाइल किया था, इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, जो बाकी के सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं इनमें उनका कंटेक्ट है, उनका जिक्र है, तो ये केस अब वापस नहीं ले सकते। वो केस अभी तक शायद कोर्ट में चल रहा था। तो ये कहानी थी उस 1983 बैच के एक समय पे माने हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अरुण बरूड़े की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।